नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे जे ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। ये इसका पार्ट 1 रहने वाला है। इस पार्ट के बाद भी एक पार्ट आएगा जिसमें हम लोग पूरी तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है और ये भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है और ये भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ है। जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ है। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उसका उपयोग घर बनाने में किया। तो 7वीं शताब्दी की बात है में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिल गई, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उसका उपयोग उन्होंने घर बनाने में किया। अब हम लोग सिंधु सभ्यता के खोज के संबंध में जानकारी को हासिल करेंगे। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी। तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी दी। फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। तो 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दौरा किया, वहाँ का सर्वेक्षण किया, पर ये भी पूरी जानकारी जो है वहाँ से हासिल नहीं कर पाए और ये नहीं बता पाए कि वहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता विकसित हुई होगी। फिर 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बटन बंधुओं के द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। तो फिर 1856 में कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, उस दौरान दो भाई थे बटन बंधु, उनके द्वारा हड़प्पा स्थल की जो सूचना है वह सरकार को दी गई थी। अब देखिए, फिर 1902 में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया और उनके नेतृत्व में दो भारतीय व्यक्ति, जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम सहनी और दूसरा का नाम था राखलदास बनर्जी। तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की, जबकि राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो भारतीय व्यक्ति, पहला राय बहादुर दयाराम सहनी और दूसरा राखलदास बनर्जी। दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की, जबकि राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम सहनी, या प्रॉपर आपसे मोहनजोदड़ो की खोज पूछा जाएगा तो राखलदास बनर्जी। ठीक है। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का नामकरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी या इसके सहायक नदी के किनारे फैली हुई थी।
इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इनका नामकरण कैसे पड़ा? तो क्योंकि यह सिंधु नदी या इसके सहायक नदी के किनारे फैली हुई थी, इसी कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। अगला जो नामकरण है इनका, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस सभ्यता का जो प्रथम अवशेष है वह हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ था, यही कारण है कि इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला जो इनका नाम प्रचलित है वह है प्रथम नगरीयकरण। प्रथम नगरीयकरण, तो पहली बार नगरों का उदय के कारण इसे प्रथम नगरीयकरण भी कहा जाता है। भारत में प्रथम नगरीयकरण का उदय होने के कारण इसे प्रथम नगरीयकरण भी कहा जाता है, प्रथम नगरीयकरण सभ्यता। और कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो प्रथम बार कांसे का प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ था, यही कारण है कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का काल यानी समय निर्धारण के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है। तो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, वही हम देखेंगे। तो देखिए, एच हेरास के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारित किया गया है वह 6000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। जबकि इस सभ्यता का, जिसके नेतृत्व में यह सभ्यता की खोज हुई थी, सर्जन मार्शल के अनुसार यह सभ्यता का जो कालक्रम या समय बताया गया है वह 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जहां एग्ज़ाम में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियो कार्बन पद्धति। तो रेडियो कार्बन यानी C14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो समय बताया गया है वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहीं से प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। अब हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं के बारे में जानेंगे। तो आर्ध ऐतिहासिक काल, तो इस सभ्यता को आर्ध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्ध ऐतिहासिक काल सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इस सभ्यता में तो लिखित विवरण है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि इसे आर्ध ऐतिहासिक काल सभ्यता कहते हैं। अब हम लोग मुख्य निवासी यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह मुख्य निवासी कहाँ के थे? तो यहाँ पर इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है। विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरियन थे, जबकि देसी इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। तो यहाँ पे आपको मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन आपको जो देसी इतिहासकार का मत है वही आपको याद रखना है कि देसी इतिहासकार का क्या मत है कि सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। अगला जो प्रमुख विशेषता है वह है सिंधु सभ्यता एक नगरी यानी शहरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। जबकि अगला जो विशेषता है वह है सिंधु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी। इस सभ्यता में अभी तक युद्ध का कहीं से साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है या शांति प्रिय सभ्यता माना गया है। अगला जो पॉइंट है वह है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, चित्रात्मक के रूप में था, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
अब देखिए अगला जो प्रमुख विशेषता थी वह है सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का साधन जो उस समय था। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मनोरंजन का साधन था वह था पासा खेलना, पशुओं के बीच में लड़ाई करवाना और नृत्य करना। ये उस समय मनोरंजन के कुछ साधन थे। अगला जो प्रमुख विशेषता है वह है सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन और व्यापार था। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो व्यवसाय है वह कृषि, पशुपालन और व्यापार था और प्रमुख फसल जो था वह जौ और गेहूँ था। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख फसल थे वह जौ और गेहूँ था। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी, उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में फैला हुआ ये इनका विस्तार है। तो सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल है वह दासक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। पूर्वी पुरा स्थल जो है वह हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है तथा दक्षिण पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, विस्तार है। और इस सभ्यता का जो आकार है, इस सभ्यता का अगर पूरा आप आकार देखोगे तो वह त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।